अगर आप भी पैतृक संपत्ति यानी दादा परदादा की जमीन मकान में अपने हक को ढूंढ रहे हैं तो कुछ नियम और कानून को जरूर जान लीजिए। अगर आपके पास भी आपके पूर्वज का मकान है, आपके पास भी अपने पूर्वज की अगर यहाँ पर बात करें जमीन है, मकान है और आप उसके हकदार हैं, तो ये नियम और कानून को जरूर जान लीजिए। इसलिए कि अब जो है इसकी ज़रूरत आपको भी पड़ सकती है। देखें, परिवार ऐसे बहुत सारे परिवार मिलेंगे, ऐसी बहुत सारी संपत्ति मिलेगी यानी जो व्यक्ति को अपने दादा परदादा से प्राप्त हुआ है, जिसको हम एक तरह से कह सकते हैं कि यह पैतृक संपत्ति है, जिसको हम ये कहते हैं कि यह खतियानी संपत्ति है। यानी वो व्यक्ति जिसको यह संपत्ति प्राप्त है, वो व्यक्ति ये संपत्ति को खुद से अर्जित नहीं किया है, इनको अपने पूर्वज से ये संपत्ति प्राप्त है, दादा परदादा से प्राप्त है। लेकिन हम आपको बता दें, अगर आप ये जमीन खरीदे हैं तो ये जमीन जो है भी पैतृक संपत्ति बनेगा। लेकिन कब बनेगा? यानी जब 4 पीढ़ी जो है एक तरह से आप क्रॉस कर जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि ये जमीन जो है परदादा के द्वारा खरीदा गया। अब देखें, इस जमीन का उपयोग दादा ने किया, इस जमीन का उपयोग यहाँ पर जो आपके पिता हैं, ठीक है, और ये आपके चाचा हैं, वो उपयोग किए। आज यहाँ पर अगर बात करें कि अगर इनका जो है पिता है, अब ये बेटा है, ठीक है, ये भी एक बेटा है और ये एक तरह से मैं यानी आप हैं। अब इनका चाचा है, इनका एक बेटा है, तो ये जो है अब ये कहता है कि पैतृक संपत्ति पूर्वज की जो संपत्ति है यानी 4 पीढ़ियां अगर यहाँ पर आप देखें, ये कहता है 4 पीढ़ी से अधिक समय अगर हो गया तो वो पैतृक बन जाएगा, ठीक है। यानी 4 पीढ़ी से अधिक समय अगर हो गया तो ये पैतृक संपत्ति बन जाएगा। अब देखें, यहाँ पर पैतृक संपत्ति पर जो है जन्म से यह अधिकार प्राप्त है। यानी अगर आपका जन्म हो गया, किसी बच्चे का जन्म हो गया, मान लेते हैं इनका जो बेटा है, इनको एक बच्चे का जन्म हो गया, तो जन्म से बच्चे को जन्म से अधिकार है। इस अधिकार से आप उनको वंचित नहीं कर सकते हैं। अब अगर कोई पैतृक संपत्ति को अगर बांट दिया गया, अलग कर दिया गया, मान लेते हैं कि ये पैतृक मकान है, अब इसमें जो हिस्सेदार हैं 3 हिस्सेदार हैं, ठीक है। अब ये है यहाँ पर पहला हकदार, अब उसके बाद यहाँ पर जो है वो है दूसरा हकदार, अब उसके बाद जो है यहाँ पर है तीसरा हकदार। तो अब इस कंडीशन को आप समझ लें, पहला हकदार जो है, उसके बाद दूसरा हकदार जो है और तीसरा जो हकदार है, अगर ये संपत्ति तीनों में बराबर डिवाइड कर दिया गया, बांट दिया गया, कोई भी जमीन है, कोई भी मकान है, अगर क्या हुआ कि इसको 3 भाग में बांट दिया गया, पहला भाग भी डिवाइड किया, दूसरा भाग भी डिवाइड किया, ठीक है, तीसरा भाग भी डिवाइड किया, सबको बराबर जमीन मिल चुका है, तो अगर ऐसा हुआ है तो क्या कोई एक हिस्सेदार जो है ये कह सकता है कि ये हमारी अपनी संपत्ति है? देखें, संपत्ति, पैतृक संपत्ति को आपने आपस में बंटवारा किया है और इससे किसी का, अभी आपके पास उस प्रॉपर्टी का टाइटल है, यानी इस पर आपका अधिकार अभी वर्तमान में है, दूसरे का इस पर से अधिकार समाप्त हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो जमीन है इस पर तीसरा हकदार का नाम दर्ज है। तो अभी अगर बात करें तो इस प्रॉपर्टी का असली मालिक, इस जमीन का असली मालिक तीसरा हकदार है, तीसरे हकदार के नाम से कागजात है। अब यहां पर हमारा कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि देखें, पूर्वज की जमीन है, दादा परदादाओं की जमीन है, 3 भाइयों में अगर बटी हुई है तो उसमें से एक भाई जो है अपना हिस्सा बेच सकता है। यानी अगर ये संपत्ति 3 भाई में बट चुका है तो कोई एक भाई
है ना, एक भाई हो या दो भाई हो, है ना, या तीनों अलग अलग, तीनों जो है यहां पर अलग अलग अपना हिस्सा बेच सकता है ना, अपना हिस्सा वो बेच सकता है, बेचने के लिए स्वतंत्र है। इस बात को आप समझ लें, इस जो लाइन है इसको समझ लें कि वो उसका हक है, अपना अपना हिस्सा शेयर बटा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब है कि सवाल अगर नहीं बटा हुआ है, एक बड़ा सवाल है कि अगर ये जो है तीनों हकदार तो हैं, तीनों का नाम दर्ज है, कागजात पर तीनों का नाम है, लेकिन तीसरा हकदार जो है उसके नाम से अगर बात करें कागजात नहीं है, तीसरा हकदार के नाम से कागजात नहीं है, यानी यहां पर ये कट गया, सभी हकदार के नाम से कागजात है। तो उस केस में जो है क्या होगा कि कोई एक हकदार जो है नहीं बेच सकता। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा, कोई एक हकदार नहीं बेच सकता है। इस बात को आप समझ लें, नहीं बेच सकता है, कोई एक जो हकदार है वो नहीं बेच पाएगा, उसको अधिकार नहीं है बेचने का, किसी भी हालत में वो नहीं बेच सकता है। अब है कि जो है कि क्या होगा, ऐसे बेचने में क्या करना पड़ेगा, है ना, कि अगर सभी हकदार का नाम दर्ज है, पहला हकदार है, दूसरा हकदार है, तीसरा हकदार है, सभी हकदार है, अब सबका नाम अगर दर्ज रहेगा और एक ही कागजात पर अलग अलग डिवाइड नहीं हुआ है, नाम अलग अलग नहीं हुआ है, नाम जो है सभी का, संपत्ति के कागजात तो पूर्वज के नाम से ही है, लेकिन सरकार का जो दस्तावेज है, सरकार का जो रजिस्टर है, उसमें आपका नाम अलग अलग डिवाइड अगर हो जाता है, आप ऐसे कागजात तैयार कर लेते हैं, है ना, आपस में प्रॉपर्टी डिवाइड करने का, जिससे कि ये साबित होता है कि आपने प्रॉपर्टी को अलग अलग डिवाइड कर लिया, आप प्रॉपर्टी के अलग अलग जो है पोजीशन प्राप्त कर चुके हैं, आपका प्रॉपर्टी का टाइटल अब अलग अलग है, लेकिन एक ही कागजात है, उस पर सभी का नाम दर्ज है, पहला जो हकदार है, दूसरा हकदार, तीसरा हकदार, तीनों का नाम अगर एक ही कागजात पर दर्ज है, तो सभी हकदार का अगर नाम रहेगा, कोई एक हकदार जो है संपत्ति नहीं बेच सकता। लेकिन अगर कोई एक हकदार जो है अगर बेचना चाहता है तो क्या होगा, यहां पर सबसे बड़ा सवाल है, बेचना चाहता है तो ये अब देखें, वो तो नहीं बेच सकता, लेकिन बेचना चाहता है, इसके लिए कुछ रीजन कंडीशन, तो क्या होगा कि देखें, कोई एक हकदार अगर बेचना चाहता है तो अन्य दो हकदार की सहमति बेहद जरूरी है। अगर आप नहीं लेंगे, गलत तरीके से खरीद लिए हैं प्रॉपर्टी, तो कभी भी कोई जो है एक तरह से एक पक्ष का लोग कोर्ट में दावा करके जो है आपका सेल डीड तक को कैंसिल करा सकता है। सहमति यहां पर लेना जो है वो अनिवार्य है और इसका आपको पालन जो है वो करना चाहिए। अब यहां पर देखें, सबसे बड़ा सवाल है कि ठीक है, मान लेते हैं ये संपत्ति है, पैतृक संपत्ति है, दादा परदादा की जमीन मकान है, इसमें अब देखें कि जो पहला हकदार है, पहला हकदार, दूसरा हकदार, तीसरा हकदार, तीनों भाई होंगे, बहन होंगे, जो भी हैं, अब तीनों में बनाव ही नहीं है। सबसे बड़ा सवाल है कि आपस में बनता ही नहीं है, और देखें मन का अगर एक तरह से मेल नहीं है, ठीक है, आप कुछ अलग सोच रहे हैं, आपके बारे में दूसरे जो हकदार हैं वो कुछ अलग सोच रहे हैं, तो आपका जो माइंड है ना, वो एक तरह से उसमें मेल ही नहीं है, और ना मेल है और ना लगता है इतना आसानी से ये होने वाला है। तो विवाद का असली वजह तो यही है। अब विवाद जो भी कारण से हुआ है, अब कोई एक सोचता है कि नहीं, अब वो एक तरह से स्ट्रांग हो गया, उसको लगता है मकान को बेचकर हम दूसरा मकान बना लेंगे। अब एक हकदार जो है उसको पैसा तो हो गया, अब वो सोच रहा है कि मकान जो है बेच देते हैं, ठीक है, इधर से कोई तोड़ देगा, दादा परदादा का बनाया हुआ मकान है ना, दादा ने बनवाया था उस समय, ठीक है, उसके बाद पिता भी इसमें जीवन यापन कर लिए, पिता का यहाँ पर 3 बेटा हुआ। अब ये 3 बेटा तो हुआ, लेकिन अब तीनों बेटों में ये प्रॉपर्टी तो बांटनी होगी। अब सबका आप कह सकते हैं इस प्रकार से शेयर है, हक है,
सभी ने अपना पोजीशन बांट लिया। अब एक हकदार जो है ये आप कह सकते हैं ये बेचना चाहता है। अब बेचना चाहता है, बोलता है कि मेरा ये जमीन है, बेचना चाहते हैं, इतना तोड़ देगा, बाकी आप जो है जो रह रहे हैं, दूसरा हकदार हो या तीसरा हकदार जो भी है, वो अपना उस हिसाब से उसको सही करवा लेंगे। अब उनको लगता है कि इसको बेच देंगे। लेकिन हम आपको बता दें सबसे पहले, दादा परदादा की जमीन मकान को जो है दो भाई की अगर बात करें सबसे पहले, ये दो भाई वो कर सकते हैं जिसका वो कल्पना नहीं किए होंगे। यानी अगर बात करें दो भाई एक साथ और एक भाई एक साथ, अब एक भाई क्या करता है, बेचना चाहता है, बेचना चाहता है। लेकिन हम आपको बता दें, और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है कि वह नहीं बेच सकता है। बेच सकता है अगर बेचना चाहता है। अगर यहां पर देखें बेचना चाहता है तो पहला खरीदार वो दो भाई होगा। पहला खरीद यहां पर जो है दार वो दो भाई ही होगा। अगर इसको आप नहीं बेचे, मकान है ना, तो ये दोनों भाई अगर कोर्ट चला गया तो फिर जो है यानी ये फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, इस जजमेंट को आप पढ़ सकते हैं। अब ये जजमेंट को अगर आप निकाल कर पढ़ना चाहते हैं तो आपको सर्च करना होगा, यहां पर वो है बाबूराम वर्सेस जो है यहां पर बनाम संतोख सिंह। अब ये जजमेंट जो है आप जाकर पढ़ सकते हैं, ये इसी से संबंधित है और ऐसा ही हुआ है। यानी कोई भी हकदार का जो जमीन है वो नहीं ले सकता है कोई। अगर वो बेचना चाहता है कोई हिस्सेदार तो पहले अपने भाई को पूछना होगा, पहले भाई को बेचना होगा। भाई जो है लेने से इनकार कर दिया और असमर्थ जताया तो फिर जो है भाई के सहयोग से ही बेच सकते हैं। यही है पैतृक संपत्ति का कानून। इस जजमेंट को अगर आप एक तरह से देखना चाहते हैं, इस जजमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जजमेंट स्टोरी है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वहां पर जाकर देख सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।